हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम करने जाएंगे क्लास 9th का सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया पेपर का पैटर्न। यानी कि जिस तरीके से सीबीएसई क्लास 9th के लिए पेपर पैटर्न जो है रिलीज़ करती है कि भाई 9th का जो पैटर्न होना चाहिए सोशल साइंस का या किसी भी और सब्जेक्ट का, वो जो है आपके 10th के पैटर्न के बेस पर जो है वो होता है। ठीक है, सो आज हम वही जो है उसी तरीके का जैसा सीबीएसई ने रिलीज़ किया गया, सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किया गया है पेपर, उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और हम वही चुनिंदा क्वेश्चंस और आंसर्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की 101% संभावनाएं रहती हैं। सो आई एम 101% श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 9th के सोशल साइंस में आ सकते हैं। तो चलिए हम अब उन क्वेश्चंस को जो है देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। तो हम आज उसका रिवीजन करेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस 2024 टू 25 का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो सीबीएसई द्वारा किस तरीके का दिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 6 सेक्शंस होंगे आपके A B C D E F। देयर आर 37 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन सारे कंपलसरी होंगे। 1 to 20 आपके एमसीक्यू होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद 21 to 24 यानी 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2 मार्क्स के होंगे। देन 25 to 29 कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, देन 30 to 33 यानी कि जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके लॉन्ग फॉर्म में होंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा ईच। 34 to 36 बेस्ड ऑन द सब क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स। ये आपके 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कैरी करेंगे 4 मार्क्स एंड नॉट एक्सीडिंग 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा इनका नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट 37 क्वेश्चन जो होगा आपका मैप बेस्ड होगा, 5 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट्स में होगा। 37A फ्रॉम हिस्ट्री 2 मार्क्स, 37B फ्रॉम ज्योग्राफी जो कि 3 मार्क्स का होगा। नाउ देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एज इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन अ फ्यू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड होगी लेकिन ओवरऑल जो चॉइसेस है वो आपको प्रोवाइडेड नहीं है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेक्शन ए जहाँ पर आपके आते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज। हम करेंगे इसमें 1 to 20 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है आपका रहेगा 1 मार्क्स का। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव कम्युनिटी दैट Robert Owens sought to build? New Harmony in Indiana, USA. New Cooperative Society in Indiana, USA. None of the above. तो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन हम साथ साथ में इसके आंसर्स भी ऑब्वियसली हम इसके आंसर साथ में करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सो आंसर शुड बी फर्स्ट वन, दैट इज द न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। किस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। इनको करेक्ट सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है। द टेनिस कोर्ट ओथ जो है वो कौन से चैप्टर का था, किस चैप्टर में हमने पढ़ा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द जर्नल स्टेट, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का है। अब कौन सा इवेंट कब हुआ है, पहले हुआ है, बाद में हुआ है, क्या हुआ है, उस वे में आपको इसको अरेंज करना है। लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। उसके बाद द क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। ठीक है, तो क्राउड डिस्ट्रॉय और बेस्टाइल पहले तो छोटे इवेंट्स यहाँ वहाँ घटनाएं हुई ना, छोटी जैसे हमारे इंडिया में हुई, कहीं कहीं पर अटैक हुआ, कहीं पर अटैक हुआ, धीरे अटैक होते होते बहुत सारे फिर मूवमेंट इंडिया की फ्रीडम के लिए स्टार्ट हो गए। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सॉल्ट के लिए हुआ, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। ठीक है, धीरे और वही मूवमेंट धीरे फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया बन गया कि भाई ये मूवमेंट जो है ये इंडिया की फ्रीडम के लिए है, फ्रीडम के लिए चलाए जा रहे हैं, इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में से आया है ये क्वेश्चन, और आपके कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, उसके बारे में ये बताया गया। ओके, नाउ कम टू द आंसर पर चलते हैं हम। आंसर इसका करेक्ट क्या है? आंसर है आपका डी, फर्स्ट हुआ है लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द जर्नल स्टेट। ये फर्स्ट है, उसके बाद मतलब फर्स्ट इवेंट है, सेकंड नंबर वाला फर्स्ट इवेंट है, उसके बाद हुआ फर्स्ट नंबर वाला जो कि सेकंड इवेंट था, टेनिस कोर्ट ओथ हुई सॉरी, और टेनिस कोर्ट की ओथ के बाद जो है वो फोर्थ वाला पॉइंट हुआ द क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। और लास्ट इवेंट कौन सा हुआ? लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली को उसने फाइनली रिकॉग्नाइज कर दिया था। क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ नाइट क्या रहता है, नाइट का ड्यूरेशन क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पे हम बताएंगे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में चेंजेस होंगे, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बेस पे हम इसको बताएंगे, मतलब क्या रहेगा। नाइट का ड्यूरेशन आपका रहता है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। व्हाट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है उसके बेस पे डे और नाइट जो है वो, ये तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड और ये हो गया आपका लैटिट्यूड। लाइक बता देती हूँ मैं आपको, ये हो गई हमारी अर्थ, क्या आएगा हमारा ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल।
तो डे और नाइट का ड्यूरेशन कैसे रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम लैटिट्यूड्स को देखेंगे तो यहाँ पर आ गया शॉर्टर डे, क्योंकि सन रेज अगर जब साउथ पोल हमारा सन के सामने है तो नॉर्थ पोल जो है हमारा बैक साइड होगा, नॉर्थ पोल पे जो है वो रहेगा पूरा अंधेरा, ठीक है, नॉर्थ पोल पे अंधेरा रहेगा और इधर साउथ पोल पे डे रहेगा हमारा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्टर डे होते जाएंगे और शॉर्टर डे यहाँ से शॉर्टर डे होते होते और फिर यहाँ डे जो है यहाँ पर लेंथ जो है डे की बढ़ जाएगी, यहाँ पर डे जो है वो लेंथी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साउथ पोल सन के बिल्कुल सामने है, लॉन्गेस्ट डे होंगे और नाइट यहाँ पर शॉर्टर होगी। ओवरऑल की लैटिट्यूडनल एक्सटेंड के थ्रू हम डे और नाइट देखते हैं, ठीक है। Now which of the following is a tertiary activity? Tertiary activity इनमें से कौन सी है जो कि tertiary activity है? टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, none of the above। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो tertiary activity है हमारी टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइडेड होती हैं, टूरिज्म से हमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, तो टूरिज्म जो है वो हमारी tertiary activity। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द कार्टून। इस कार्टून को बेस्ट सिग्निफाइज कौन कर रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या दिखाया जा रहा है इस कार्टून में, मेन चीज़ क्या दिखाई जा रही है, ठीक है। ये प्रोमिसेस हैं, यहाँ डॉग जो है वो उसको जो है दिखाया जा रहा है कि डॉग जो है वो भौंक रहा है। तो वोटर ग्रीडी हैं, मोस्ट वोटर्स वोट ओनली दोज हु फुलफिल प्रोमिसेस, पॉलिटिशियन ट्राई टू अट्रैक्ट वोटर बाय प्रोमिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन, मोस्ट वोटर्स वोट ऑन द नेम ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो सही हो या फॉल्स हो, लेकिन उसके बेस पे जो है ये वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कार्टून जो है वो क्या दिखा रहा है। आंसर है हमारा सी, पॉलिटिशियन ट्राई टू अट्रैक्ट वोटर्स बाय प्रोमिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन। तो यही दिखा रहे हैं कि वो जो डॉग है वो भौंकता हुआ रह जा रहा है, तो डॉग जो है वो वोटर्स हैं और जो पॉलिटिशियन है वो भर भर के जो है ना वो प्रोमिसेस वोटर को जो है बहुत सारे भर भर के प्रोमिसेस दे रहे हैं। व्हाट वाज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंबर ऑफ जैकोबियंस क्लब। जैकोबियंस क्लब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो आपको यहाँ पर बताने हैं कि जैकोबियन क्लब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। They belong to the less prosperous section of the society. They used to wear long strip trouser. They were known as the San Clutos. Women used to wear red cap and symbolized liberty. तो ये symbolize करती थी, liberty को symbolize करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना। So come to the answer. Now what was not the characteristic of the member of Jacobean club? It's D. Women used to wear red cap that symbolizes liberty. तो ये जैकोबियन क्लब का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी जितने भी हैं वो जैकोबियन क्लब के कैरेक्टरिस्टिक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गवर्नमेंट या फिर कोर्ट। तो कौन डिसाइड करता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है। Now come to the complete the following table with correct information with regard to हिमाचल और द लेसर हिमालय। हिमाचल और लेसर हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। हिमाचल और लेसर हिमालय एल्टीट्यूड रेंज बताया हुआ है, एल्टीट्यूड यानी कि इनकी हाइट बताई गई है, ठीक है। एल्टीट्यूड का सीधा साधा मीनिंग अगर आपको एल्टीट्यूड ना समझ में आए, इट मींस हाइट होती है 3700 से 4500 मीटर है, विड्थ है इसकी बतानी है, और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है हिमाचल और लेसर हिमालय में, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वो बतानी है। तो ए में आता है आपका 100 किलोमीटर विथ है, धौलाधार है 50 किलोमीटर, नागा तिब्बा 50 किलोमीटर, पीर पंजाल रेंज है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो आंसर है हमारा यस, पीर पंजाल। आप अगर पीर पंजाल भी याद रखोगे तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा। 50 किलोमीटर जो है वो इसकी हाइट होती है और विड्थ होती है, 50 किलोमीटर विड्थ होती है, और पीर पंजाल इसकी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हिमाचल में, या लेसर हिमालय भी जिसे कहते हैं। हिमाचल में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो पीर पंजाल का ही है। एजर्शन आ जाते हैं अब हम एजर्शन और रीजंस पे। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। रीजन है इसका रहा है कि फार्मर ऑफ दीज स्टेट्स वर इजीली ट्रेन टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये है रीजन। या क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले में, ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर है सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोई वही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि फार्मर इस स्टेट के मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो लोग पहले वो बने, ईजी है इनको ट्रेंड करना ईजी है, तो इसीलिए वो पहले
मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करने वाले इंडिया में बने, क्योंकि उनको ट्रेन करना ईजी है ऐसा कुछ। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पॉवर्टी लाइन इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। ये एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था, ऊपर हो गया शिफ्ट। अ पर्सन इज पुअर इफ हिज हर इनकम और कंजप्शन इज लेस देन पॉवर्टी लाइन। पर्सन पुअर हो सकता है, रिच और पुअर हो सकता है। पुअर हो सकता है अगर उसकी इनकम या उसका कंजप्शन जो है लेस देन पॉवर्टी लाइन से कम है, तो वो पुअर ही होगा, ये तो फैक्ट है। पॉवर्टी लाइन में डिफर फॉर ईच कंट्री, येस पॉवर्टी लाइन अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग डिफर कर सकती है। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन is $1.90 per person per day for developing country and $5.50 per person per day for developed countries के लिए ये क्राइटेरिया रखा हुआ है। So come to the answer. The correct answer is poverty line may differ for each country. Sorry, D है। Sorry मैं कहाँ देख रही हूँ? तो D है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है इसका D। सॉरी, बाकी A और B और C आपके करेक्ट हैं, ये तीनों जो है आपके करेक्ट है। D इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। Match the following item given in the column A with those in the column B. Choose the correct answer from the option. Minimum support price क्या रहता है, बफर स्टॉक क्या रहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, BPL और APL क्या होता है, इसको कॉलम B से आपको मैच करना है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राशन कार्ड, गवर्नमेंट, फेयर प्राइस शॉप। ओके, सो कम टू द आंसर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। बफर स्टॉक कहाँ से आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में फेयर प्राइस शॉप पर जो है, यानी कि एक बहुत ही लिमिटेड प्राइस में जो है गवर्नमेंट पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। BPL एंड APL जो है वो राशन कार्ड कहलाते हैं, मतलब जो BPL होते हैं, जो लोग BPL और APL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन और APL में आते हैं, उनके राशन कार्ड ही बनाए जाते हैं, उनको गवर्नमेंट फ्री राशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। Come to the next question. The word democracy is derived from the dash word, Latin, Greek, Roman और संस्कृत। वर्ड डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है, ठीक है। सो इट्स अ ग्रीक वर्ड से आया है आपका वर्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स बेस्ट सिग्निफाई दिस पोस्टर अनाउंसिंग योर वॉक्सवैगन। ओन अ मेड इन Germany car to make German economy strong. Own a car made by German workers. Own a car which Hitler also used. Owning a car was no longer a dream for a ordinary worker. So what should be the correct answer? So correct answer is the D. Owning a car was no longer a dream for a ordinary worker. तो ये एक ऐसी कार निकाली थी जर्मनी में, हिटलर ने निकाली थी। भाई अब हम, जो आप पढ़ चुके हो कौन से चैप्टर से है, ये हिटलर वाले चैप्टर से है, कि भाई हम भी जो है, हम अब दूसरी कंट्रीज की जो है USA अमेरिका उनकी कारें हम क्यों यूज़ करें, हम अपनी कंट्री में खुद अपनी कारें निकालेंगे। ऐसी कारें थी कि ओइंग अ कार वाज नो लॉन्गर अ ड्रीम फॉर अ ऑर्डिनरी वर्कर, मतलब इतने कम उसने निकाली, उस रेंज में निकाली कि अब ऑर्डिनरी वर्कर के लिए भी नो लॉन्गर अ ड्रीम, अब ऑर्डिनरी पर्सन के पॉकेट से बाहर नहीं थी। अब ऑर्डिनरी पर्सन भी जो था वो इस तरीके की कारों को जो है वो खरीदने सकता था, यानी कि खरीद सकता था एक ऑर्डिनरी पर्सन भी, ठीक है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर देखने को मिलता है। नाउ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। आई कैन वेट फॉर दैट द आंसर नाउ। सो आंसर इज ए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यस, आपको हम शहरों में ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्रीज हैं, लेकिन उनके पास जॉब जो है वो शहरों में अवेलेबल नहीं, उनके मतलब कि उनके लाइक की जॉब अवेलेबल नहीं है। Who gave the slogan Save Democracy? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी, लेफ्ट फ्रंट और तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी पार्टी ने ये स्लोगन दिया था? एंड दैट इज द जनता पार्टी। जनता पार्टी ने ये स्लोगन दिया था। द करेक्ट आंसर। एजर्शन एंड रीजनिंग में आ जाते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इज अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट था जो महात्मा गांधी ने रूरल एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो रीजन, इट ओनली फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग, रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड पीपल आर ऑफन एम्प्लॉयड इन द पॉल्यूटिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये रीजन इसका दे रहे हैं। बोथ ए है आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फिर सेकंड में आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फिर ए करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके के आंसर्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ध्यान से देखने हैं। आंसर है इसका दैट इज डी है। तो ए इज रॉन्ग, ए गलत है। पहली बात तो महात्मा गांधी ने नहीं दिया है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को आपको अरेंज करना है।
द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड, फ्रांस नाजी ने यानी कि जो हिटलर था उसने एक यूथ लीग जो फाउंड करी थी, फाउंडेशन उसका किया था, वो कब था? अलाइंड विक्ट्री इन यूरोप, हिटलर सेड इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। उसके बाद ट्राई पार्टी पैक्ट कब साइन हुआ था? वॉज साइन बिटवीन द जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये कब हुआ था? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, या सेकेंड है, फिर फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है। ठीक है, सो कम टू द आंसर। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका बताना ना। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन मेन लैंड की टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? 9,000 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 8,878 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर। हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन? लेनिन की डेथ के बाद जो है पार्टी, जो लेनिन की पार्टी थी, उसको किसने हेडेड किया था, यानी कि कौन बाद में जो है लीडर बना था? टॉल्स्टॉय, फादर अपोन गैपोन है, ये गलत हो गया यहाँ पर, फादर गैपोन, स्टॉलिन और कैंस्काई। ठीक है, इतने आंसर्स हम आपको रिवाइज करा चुके हैं, अब आपको कुछ आंसर्स के रिप्लाई करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या होता है? 1 पर्सन हैज 1 वोट एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू, 1 वोट हैव 2 वैल्यू, पर्सन कैन वोट ओनली वंस इन अ लाइफ, 1 पर्सन इज टू बी वोटेड बाई ऑल। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताएंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेक्शन बी की तरफ। 21, 22, 23, 24 4 क्वेश्चन है यहाँ पे एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं भाई ये। राइट एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के आपको करीब 3 जो है आपको ड्रॉबैक्स बताने हैं कि जिस कंट्री में अगर भाई नॉन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है ही नहीं जिस कंट्री में, तो वहाँ पे वहाँ के ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो 3 ड्रॉबैक आपको बताने हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिटिसाइज। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब इंडिया में बनाया गया तो उसको क्रिटिसाइज जो है वो क्यों किया गया, किस लिए क्रिटिसाइज किया गया। नाउ कम टू द आंसर। इनके आंसर्स हमने इसमें लिखे हुए हैं। ऑल सिटीजन आर नॉट गिवन राइट टू वोट। ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक के जो वो है आपके फीचर्स हैं। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक यहाँ पर नहीं होता, उसके क्या फीचर्स हैं, तो ये उसके आपके फीचर्स हैं। ठीक है, सबको वोट करने का नॉट गिवन द राइट टू वोट करने का सबको अधिकार नहीं होता। इलेक्शन आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन आर हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, पीपल फेस मैनी रिस्ट्रिक्शंस, पीपल डोंट हैव चॉइस, लोगों के पास किसी भी तरीके की चॉइस नहीं होती है। अब पीडीएस वाला जो क्वेश्चन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इंटेंस ऑफ अ हंगर आर प्रेवलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, गोडाउन्स जो थे उनके आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स वेयर सम आर रोटिंग अवे एंड सम आर ईटन बाई रैट्स। ऑब्वियसली सी बात है। शॉपकीपर्स ऑफ फेयर प्राइस शॉप आर ब्लैक मार्केटिंग द गुड्स इन द रिटेल मार्केट थॉट दो दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। उनको ये अलाउड तो था नहीं करने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टॉक करके रख लेते थे जो शॉपकीपर्स होते थे। ठीक है, पीडीएस के नाम पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे इतना ज़्यादा स्टॉक करके रख लेते थे कि वो जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग, सारा जितना भी अनाज था, पूरा अनाज की ब्लैक मार्केटिंग, मार्केट में जाकर उसको हायर प्राइस में जो है वो बेचना शुरू कर देते। ठीक है, कम टू द सेक्शन सी। 25, 26, 27, 28, 29। तो 5 क्वेश्चन है ये आपके, और ये आपके हैं 3 मार्क्स के। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है। तो ईस्टर्न घाट, एज यू नो दिस ईस्ट, उस डायरेक्शन से ही आपको पता लग जाएगा, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये आपके हो गए वेस्टर्न घाट। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर आपका है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, लेकिन है ये ईस्ट में, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के समय में ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इससे आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो, जहाँ आपका वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, कहने को ये वेस्ट बंगाल है, लेकिन ये है आपके ईस्टर्न डायरेक्शन पे। तो ये इसलिए भी है क्योंकि ये जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश का ये जो आप ब्लैक पोर्शन जो दिख रहे हो, ये पार्टीशन के टाइम पर बांग्लादेश इस तरफ काट दिया गया था कि यही था कि जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस पार्ट में मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, और इस वाले पार्ट में जो कि आज पाकिस्तान है। ठीक है, तो इस पार्ट को तो पूरे को जो है वो पाकिस्तान बोल दिया गया। ठीक है, जो कि इंडिया के वेस्ट में है, क्योंकि ये इंडिया के ईस्ट में है, तो इसलिए बांग्लादेश को बोला गया था ईस्ट पाकिस्तान। अब बांग्लादेश के वेस्ट में जो था वो वेस्ट बंगाल था। ईस्ट पाकिस्तान के, क्योंकि ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के वेस्ट में, ये बांग्लादेश का वेस्ट ये हुआ, बांग्लादेश का ईस्ट ये हुआ। तो बांग्लादेश के वेस्ट में वेस्ट बंगाल था, तो इसका नाम इन लोगों ने यहाँ से इस वजह से इसका नाम वेस्ट बंगाल रख दिया। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा ये कर सकते हो भाई ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट किस साइड होंगे। ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट, ये हो गया आपके नदर्न प्लेन्स, ये हो गया आपका इंडियन डेजर्ट, और ये हो गया आपका नदर्न माउंटेन्स। ये इतना ब्लू वाला आप दिख रहे हो, ये पूरा नदर्न माउंटेन्स है।
नाउ वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न एज के डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज में आपके वेस्टर्न घाट पड़ते हैं। ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न एज के तरफ ये आपके डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एज पर जो है आपके ईस्टर्न घाट पड़ते हैं। दे आर कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली कंटिन्यूस है एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस, पासेस के थ्रू आप इसको जो है क्रॉस कर सकते हो, पासेस बने हुए हैं वेस्टर्न घाट में, क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली एंड कॉजेज ऑरियोग्राफी रेनफॉल। यहाँ पर बेसिकली वेस्टर्न घाट में ऑरियोग्राफिक रेनफॉल जो है वो होती है ना। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो दे आर डिसकंटिन्यूस, ईस्टर्न घाट जो है वो हमारे डिसकंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न घाट से हमारी ज्यादातर रिवर्स निकलती हैं, कावेरी, यहाँ से हम ले लेते हैं महानदी, यहाँ से निकलती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और ये यहाँ से निकलती है कावेरी, ठीक है। सो डिसकंटिन्यूस एंड द इररेगुलर एंड डिसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये सारी की सारी हमारी इवन जो यहाँ पर आपकी गंगा और यमुना जितनी भी हैं यहाँ पर, और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेटवा, सोन, घाघर, गंडक, कोसी है यहाँ पर, यहाँ से निकल रही है, सारी की सारी इंडिया की जितनी भी रिवर्स है वो सब की सब जो है आपकी कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में सारी रिवर्स जाती हैं। सिर्फ 2 रिवर्स हैं, कौन सी 2 रिवर्स हैं, वो है आपकी नर्मदा जो कि यहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, आपकी अरेबियन सी में जाती है, नर्मदा और तापी। सिर्फ ये 2 रिवर है जो आपकी वेस्टर्न में जाती है, अरेबियन सी में जाती है, बाकी सारी रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में यानी कि ईस्टर्न घाट की तरफ होती हुई, ईस्टर्न घाट से होती हुई बे ऑफ बंगाल को जाती है। हाइयर देन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से हाइयर है, एवरेज एलिवेशन इसका 900 से 1600 मीटर तक है। लोअर देन द वेस्टर्न घाट से ये छोटे होते हैं, ईस्टर्न घाट 600 मीटर अराउंड होता है। हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग अनायमुड़ी है हमारी 2695 मीटर्स की हाइट है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है आपकी अनायमुड़ी एंड डोडा बेटा है 2637 मीटर है। वही महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है 1500 मीटर है एंड शिवोराई हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जब कभी भी डिफ्रेंसिएशन आएगा, डिस्टिंग्विश आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह से लिखने हैं। और ये कितने मार्क्स का है आपका 5 क्वेश्चन अराउंड 3 मार्क्स के, तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर नो नीड टू ड्रॉ मैप, लेकिन आपको प्रॉपर डिस्टिंग्विश जो है इसका करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हो, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हो, सबसे पहले किस तरीके से आप फर्स्ट पॉइंट कौन सा देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रोविजंस मेड अंडर द 12th 5-year प्लान टू इम्प्रूव द एजुकेशन सर्विसेज इन इंडिया। एजुकेशन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कौन से प्लान्स जो हैं वो बनाए गए थे। 12th 5-year प्लान हम देखते हैं। 12 फॉर द एजुकेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। endeavor to improve the country's gross enrollment ratio GER, gross enrollment ratio को अच्छा करने के लिए, improve करने के लिए in higher education in the age group of 18 to 23 years 25.2% by 2017 से 18 से to reach the target of the 30% by 2021 20 to 21 तक इनका टारगेट था 30% तक पहुंचने का, which would be broadly in line with world average. The strategy focuses on increasing SS quality adoption of state specific curriculum modification, vocalization and networking on the use of information technology। ये सारी चीजें इनको यूज करनी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकलाइजेशन यानी कि वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करने थे, ठीक है। करिकुलम स्पेसिफिक होना चाहिए, स्टेट का स्पेसिफिक होना चाहिए, नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। इस प्लान के अंतर्गत डिस्टेंस एजुकेशन पर भी ध्यान देना था गवर्नमेंट को, कि जो डिस्टेंस एजुकेशन बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भी अच्छे एजुकेशन अपग्रेडेड प्लान्स लेकर आना। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे प्रोविजंस थे, ये सारे प्लान थे 12th 5-year प्लान में एजुकेशन सर्विसेज को लेकर। डिफरेंशिएट बिटवीन द मार्केट एक्टिविटीज एंड द नॉन मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट और मार्केट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सो मार्केट एक्टिविटीज हैं, मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। तो वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि जिनसे पे मिलता है, यानी कि जिनसे कुछ आ रहा है, सैलरी आ रही है, कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कुछ कमाई आ रही है, वो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन और द सेल्फ कंजप्शन, जो हम खुद कंजप्शन कर रहे हैं, या एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब हम प्रोडक्शन उस चीज के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा आने के लिए नहीं कर रहे हैं।
So these including market activity include कर दिया production of goods or services including government services, and these can be consumption and processing of the primary product and own account production of fixed assets. For example दे रखे हैं cultivation of wheat by a rich farmer in his large farm mainly to sell in the market. For example इसमें है cultivation of a wheat in a small farm by a poor farmer mainly for the consumption of his family. तो यहाँ पर जो है जो छोटा फार्मर है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो है ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी जो खेती है उसमें सिर्फ अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए ग्रो कर रहा है. लेकिन मार्केट एक्टिविटी में यहाँ पर जो है जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, टू बाय प्रॉफिट, और ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, तो फैमिली में ही खत्म हो जाएगा, उसको कुछ वो तो मिल नहीं रहा, बेनिफिट तो मिल नहीं रहा उसको बेच के या किसी चीज़ को, ठीक है. तो ये हो गया पॉइंट. बाकी ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कट्टा वो दिख रहा है ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, और चाहो तो आप इसका वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी इसमें, ठीक है. तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस जो है ये नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एनालिसिस. मुझे पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को पढ़ के ना और सुन के इसके टॉपिक्स ये पढ़ के मुझे थोड़ा अजीब ही लगता है. अलग सर्कमस्टेंस, मतलब एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बना है, और कोई कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि और भी ऐसी कंट्री थी जो कभी किसी के अंडर में रही हैं, किसी के रूल में रही हैं, और वो आज़ाद हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, डेमोक्रेसी हुई है, डिक्टेटरशिप में रही, बाद में वहाँ डेमोक्रेसी हुई, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बना. लेकिन ऐसा दिखाते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, सीबीएसई ऐसा दिखाता है कि बस सिर्फ वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मेहनत और बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बना हुआ है, और तो कोई है ही नहीं कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिनको बहुत डिफिकल्टी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. हद होती है यार. Now India is a huge and the diverse country. The constitution making for such a country was not simple. या आपको फर्स्ट आंसर पॉइंट जो है वो डालना ही डालना है आपको, क्योंकि सीबीएसई में जो आंसर दिया है वो तो लिखना ही है. When constitution was being prepared, the people of India were emerging from the status of the subject of the citizen. The country was felt a traumatic experience as it was born through a partition on the basis of a religious differences. Okay, now come to the next question. Explain the distinct feature of the Himalayan mountains. Himalayan mountain के distinct features आपको इसमें बताने हैं. Himalayan mountain के आपके distinct features हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं distinct features को, ठीक है, और इस ही तरह से आपको आंसर लिखने हैं ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो लेकिन इसमें से मैक्सिमम आंसर्स जो है क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. Now next is holding election of any kind is not sufficient in a democracy. Analyze in the context of China. चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये हमें बताना है कि सिर्फ इलेक्शन होने से ही कंट्री को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी है. इज नॉट सफिशिएंट इन अ डेमोक्रेसी, कि चाइना में इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो इलेक्शन जो है कितने फेयर एंड फ्री एंड फेयर होते हैं ये तो वहाँ के लोगों को ही पता है, और बाकी कंट्रीज को भी पता है, वर्ल्ड को भी पता है कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं. देयर इज ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी है, उसी पार्टी के लीडर्स ही सिर्फ इलेक्शन में खड़े होते हैं, और उन्हीं लीडर्स को वो एक ही पार्टी और उस एक पार्टी में चार या पांच, मतलब 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं, 3-4 लीडर्स होते हैं. वही लीडर्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो सारे एक ही पार्टी के होते हैं, और वो लीडर्स खुद जाके पीपल ऑफ चाइना को जो है वो लोग जो भी है डराते धमकाते हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर पीपल ऑफ चाइना के पास देयर इज नो ऑप्शन, और यू कैन से देयर इज नो ऑप्शन या देयर इज नो चॉइस, ठीक है, नो ऑप्शन और नो चॉइस. उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि इस एक पार्टी के अलावा वो किसी और पार्टी को वोट करें, ठीक है. यही एक पार्टी है जिसको उनको वोट मजबूरन उनको वोट करना पड़ता है, और अगर कोई अदर पार्टी जो है वहाँ खड़ी होती है तो वो जो होते हैं ना, जो मेजॉरिटी में है, जो मतलब जिसकी डोमिनेशन जिसका बना हुआ है, वो एक पार्टी जो वहाँ पे हमेशा से चली आ रही है, वो पार्टी और उसके लीडर जो है उस अदर पार्टी को जो है जो उसके जो उस पार्टी में जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनको वो जान से मार देते हैं, गायब करवा देते हैं, या कुछ भी करवा देते हैं वो लोग, ठीक है. लेकिन डरा धमका के उनको लेकिन खड़ा होने वो नहीं देते हैं, ठीक है. तो ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है. तो दिस वॉज द आंसर, द वे यू हैव टू एक्सप्लेन the answer. There must be a real choice between the political alternative in election. If people want to remove and existing the ruler, they can use this choice, and thus in democracy there must be free and fair election in which those currently in power may lose. Example, election in China are held regularly after every 5 years for country's parliament known as Huanggu. वहाँ की जो parliament है उसका नाम है parliament known as Remnin Daibyo Dahui or National People of Congress. The power to appoint the president of the countries is in the hand of the National People's Congress के हाथ में ये होता है.
टू कंटेस्ट एन इलेक्शन अ कैंडिडेट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दूसरी पार्टी अगर है और उसको इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो ऑलरेडी कम्युनिस्ट है, क्योंकि कम्युनिस्ट देश है ना वो, ऑलरेडी जो पार्टी कम्युनिस्ट है, ऑलरेडी जो पार्टी गवर्नमेंट में है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है, उससे जो है परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइंड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज फॉर्म द गवर्नमेंट। और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जीतती है तो कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। So this was the answer of your question. Now come to the what are the important feature of the liberals in Europe. Come to the answer. Now liberals wanted to change the society. Liberals चाहते थे society को change करना. Liberal wanted a nation which does not favor any religion and tolerate all. That time European states are usually determined in favor of one religion or another. For example, Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the कैथलिक चर्चेस। तो ब्रिटेन जो है बेसिकली चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, ठीक है, इंग्लैंड में जो चर्च था, एंड दे आर बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, तो वो लोग प्रोटेस्टेंट्स थे और वहाँ के चर्च को वो फेवर करता था ब्रिटेन। साथ ही ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथलिज्म, कैथलिक चर्च को ज्यादा फेवर करते थे। सेकंड है लिबरल्स वर अगेंस्ट द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल। लिबरल्स जो थे वो डायनेस्टिक रूल, वही राजा वाला जो रूल है डायनेस्टिक, कि भाई राजा उसका फिर वो मर जाए, जो राजा है लुईस 16 जैसे था, तो उससे पहले लुईस 15 था, उससे पहले लुईस 14 था, 13 था, 12 था, 11 था, सारे थे, तभी तो 16 तक पहुंचा है, लुईस 16 तक पहुंचा, क्योंकि 1 से शुरू थे लुईस। तो ये दिस इज टू बी कॉल्ड कि बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, डायनेस्टिक रूल वो नहीं पसंद कर रहे, डायनेस्टिक रूल के वो टोटली अगेंस्ट थे। नाउ दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल्स के राइट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे फॉट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव elected parliamentary government subjected of law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of the rulers and officials. Unlike Democrats, they did not support universal adult franchise. बल्कि डेमोक्रेट्स जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते थे कि भाई वोट होना चाहिए, हर एक पर्सन को जो है वोट मिलना चाहिए, जो भी पर्सन है 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट नहीं करते थे, वोटिंग को सपोर्ट नहीं करते थे। दे आर्ग्यूड दैट द प्रॉपर्टी होल्डर शुड हैव द राइट टू, ये वुमेन की भी वोटिंग को अपोज करते थे कि भाई वुमेन को भी वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये था लिबरल्स के फीचर्स। कम टू द सेक्शन डी, 5 into 4 यानी कि आपके 4 क्वेश्चंस होंगे एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चन शुड बी देयर जो कि 5 मार्क्स से होंगे एंड टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। द व्हाट आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, व्हाई डज इंडिया हैव रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंडिया की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती है। बेसिकली इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली दोज कैंडिडेट हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। ये होती है आपकी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रिजर्व्ड रखी जाती हैं, और वो रिजर्व्ड किसके लिए रखी जाती है, वो रिजर्व्ड रखी जाती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स टाइप के जो ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड रखी जाती है, ठीक है। Now नीड फॉर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की नीड क्यों थी, 1 2 3 4 5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है पूरा का पूरा। ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, इट मे बी पॉसिबल दैट सम वीकर सेक्शन, कुछ वीकर सेक्शन था हमारी सोसाइटी में जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, नॉट अलाउड टू गुड चांस टू गेट द इलेक्टेड ऑफ द लोकसभा, और इनको किसी भी चीज में आगे नहीं चांस दिया जाता था, नॉट गेट इलेक्टेड इन द लोकसभा टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए तो बहुत दूर की बात है कि इनको चांस मिले, एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए भी नहीं, इवन स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं, इवन लोकल जो गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट के लिए भी इनको चांस नहीं दिया जाता था। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। दे मे लैक रिसोर्सेज, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट्स, उनके ना ही कोई अच्छे बड़े कॉन्टैक्ट होते थे, ना ही उनके पास रिसोर्सेज अच्छे होते थे, ना ही उनके पास एजुकेशन होती थी। कॉन्टैक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर, ऐसे उनके कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते थे कि वो किसी के साथ उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, मतलब मिनिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में उनके कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों जिसके बेस पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें एंड उस इलेक्शन को विन कर सके अगेंस्ट द अदर पीपल। इन्फ्लुएंशियल एंड द रिसोर्सफुल कैंडिडेट में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, जो रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स होते थे, जो इन्फ्लुएंशियल होते थे, जो पॉलिटिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे, वो ही सिर्फ जीतते थे, बाकी ये लोग जो है वो जीत नहीं पाते थे। इन दैट केस पार्लियामेंट एंड असेंबली वुड हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, इसलिए SC/ST के लिए स्पेशल जो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई, लोकल गवर्नमेंट में भी है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, और लोकसभा यानी कि सेंट्रल में भी अब इनकी इंपॉर्टेंट
पहचान तो अब है, आप देख ही सकते हो। द्रौपदी मुर्मू, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब ग्रुप से वो बिलोंग करती हैं। Now, if this happened, India would not be fully democratic and representative. That is why a special system of reserved constituencies for the weaker section has made in the country. इसलिए रखा गया. Come to the next question. Explain the various aspects of the Nazi ideology. Nazi ideology के various aspects आपको बताने हैं इसमें. Nazi ideology was synonymous with Hitler's world view. Hitler's जो world view था उसी का synonym है Nazi ideology. यानी कि हिटलर्स जो वर्ल्ड व्यू था हिटलर का, वो उसी को ही नाजी आइडियोलॉजी कहा जाता है। आर द सेम थिंग्स, सिनोनिम्स यानी कि आर द सेम थिंग्स एंड इट्स प्रीवियस एस्पेक्ट आर एज फॉलो। अकॉर्डिंग टू नाजी देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की ही होती है, कोई पीपल इक्वल नहीं होते हैं, इस तरीके का इसका व्यू था। चैप्टर में आप पूरा पढ़ चुके हो, हिटलर वाले चैप्टर से आया है और हिटलर वाला चैप्टर मैंने पूरा आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया है ना। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड आईज होनी चाहिए, ब्लॉन्ड ब्लू आईज होनी चाहिए, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होनी चाहिए, वर एट द टॉप व्हाइल द ज्यूज वर द लोकेटेड एट द लोएस्ट रैंक है, रैंक लिखा हुआ है। नाउ ज्यूज वर रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, ज्यूज को रिगार्ड किया गया था एंटी रेस। द आर्क एनिमीज होते थे ऑफ द आर्यन, यानी आर्यंस के ये बहुत बड़े दुश्मन, आर्यंस को मतलब आर्यन के लिए बहुत बड़ा दुश्मन माने जाते थे ज्यूज, ठीक है। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द थिंकर लाइक द चार्ल्स डार्विन एंड द हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन्स आइडिया वर यूज्ड बाय रेसिस्ट thinkers and the politician to justify imperial rule over conquered people। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि वो जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जो इंपीरियल रूल है, वो डार्विन के आइडिया को रेशियस्ट थिंकर बना के, यानी कि अपनी खुद की थिंकिंग, रेशिज्म वाली जो थिंकिंग है डार्विन के आइडिया में घुसा के उसका गड़बड़ सड़बड़ करके लोगों को उस पे बिलीव करवाते थे। कॉन्कर्ड पीपल, लोगों को रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल, लोगों को ना कॉन्कर करना चाहते थे। कि डार्विन ने ये कहा है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा ये था, उसने ये कहा है कि वही जो है इस पृथ्वी पे वही जी सकता है जो कि, क्योंकि डार्विन की थ्योरी थी ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है, तो इन्होंने उस थ्योरी को जो है यूज किया कि वही अर्थ पे जो है जी सकता है जो कि फिट है, जो कि फिट है, क्या नहीं फिट, क्या मतलब हेल्दी है, वेल्दी है और आर्यंस टाइप के हैं, ब्लू ब्लॉन्ड आइड है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, फिट है, हेल्दी है, हाथ पैर सही सलामत है, आंख पैर सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ फिट है, टोटली फिट है, हेल्दी है। लेकिन अदर पॉलिटिशियंस भी इसको यूज करते थे इस थ्योरी को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आपका इसका आता है, फोर्थ है ना, फोर्थ पॉइंट आता है, नाजी आर्गुमेंट वो सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव। जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है वो सिंपल, उसका मतलब ये है कि सिंपल ये है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, यानी कि वही डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट उसकी ये थ्योरी थी। इसी थ्योरी को उसने वो चेंज करके सर्वाइवल इज द फिटेस्ट की जगह कर दिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइव कर पाएगा, एंड द वीक वन वुड पेरिश, जो वीक होगा, जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट नहीं है, अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो पेरिश हो जाएगा, वो मर जाएगा, या उन सभी लोगों को भी, आदमियों को भी मर जाना चाहिए। उसने ऑर्गेनिज्म के बेस पे किया था, इसने ऑर्गेनिज्म से उठा के उस जगह पर ह्यूमंस को रख दिया, बस ये मान लो, ठीक है। सो आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, आर्यन रेस जो है वो फाइनेस्ट है, ये इनका मानना था, ठीक है, फाइनेस्ट है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द डोमिनेट द वर्ल्ड, और ये जो आर्यन रेस है वो पूरे वर्ल्ड को जो है डोमिनेट करने वाली आगे बनेगी। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवेंसड्रम ऑफ लिविंग स्पेस। लेवेंसड्रम जो उसने रखा था लिविंग स्पेस की, भाई पोलैंड का दो पार्ट में कर दिया था कि वेस्टर्न पोलैंड और ये दोनों पोलैंड जो है ना, एक में उसने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे जिसमें ये अपने एक्सपेरिमेंट करता था, और बाकी इसने जो पोलैंड का वो जो हिस्सा था वो कवर अप कर लिया था। भाई जर्मनी के आगे पोलैंड था तो उसको कवर अप इसलिए कर लिया था कि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा वो मैं पोलैंड पे करूंगा। तो एक जगह पर तो इसने अपने वो आर्यंस लोग रखे थे कि भाई आर्यन की यहाँ जर्मनी में जो है आर्यंस की पॉपुलेशन जर्मनी में बढ़ रही है, तो जर्मनी में जब पॉपुलेशन आर्यंस की हम खूब बढ़ाएंगे, 4-5 बच्चे पैदा करेंगे, लोगों को बोला था, मतलब वुमेन्स को बोला था कि आप 4-5 बच्चे पैदा करो, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए, पूरा जर्मनी भर जाएगा आर्यन लोगों से, तो लिविंग स्पेस जब चाहिए तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो कहाँ भेज देगा उनको, वो वहाँ उनको भेजेगा पोलैंड में, वहाँ पर वो अपने अच्छे से पलेंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, वहाँ पर खूब आर्यन बच्चे जो है पैदा होंगे, आर्यन की पॉपुलेशन खूब बढ़ती जाएगी। और एक आधा पार्ट जो है उसने वहाँ पर बना रखा था कॉन्सेंट्रेशन कैंप, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप किसके लिए बनाया था, जीव्स के लिए, ठीक है, उनको वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जीव्स को मारना है, जान से खत्म करना है, प्रताड़ना देनी है, वो उसके लिए बनाया था। सो ही बिलीव दैट द न्यू टेरिटरी हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट करना है, आर्यंस को यहाँ पर बसाना है,
मतलब पोलैंड के एक पार्ट में आर्यंस को बसाना है। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल एनेबलिंग द सेटलर ऑफ अ न्यू लैंड टू रिटेन an intimate link with the place of their origin. It would also enhance the material resources and the power of German nation. जर्मन की पावर बढ़ेगी, जर्मन नेशन बढ़ेगा, जर्मन का जो जमीन है वो लैंड बढ़ता जाएगा, एक नया लैंड हमारे अंडर में आएगा, एक नया लैंड हमें मिलेगा, नई जमीन मिलेगी जहाँ पे मैं आर्यंस को बसा सकूंगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर के बीच में डिस्टिंग्विश बताना है आपको। सो रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड द वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लार्ज एरिया में रहता है, लंबे समय तक क्लाइमेट रहता है। वेदर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर जो है मिनट में थोड़े टाइम में वेदर चेंज होता रहता है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। Now climate is recorded for a longer period of a time. Climate obviously longer period के लिए होता है, जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए, जैसे समर्स हैं, समर्स हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, विंटर भी हमारे लॉन्ग ही रहते हैं, तो मोर देन 30 ईयर्स तक इसको रिकॉर्ड किया जाता है कि लाइक मई से ये 30 ईयर्स तक इसको रिकॉर्ड किया गया कि भाई मई से जुलाई तक जो है भाई इंडिया के नदर्न पार्ट वाले में जो है भाई हार्श समर होते हैं। ठीक है, हार्श समर होते हैं जुलाई तक। पहले तो जुलाई में जून तक होते थे, जुलाई में बारिश हो जाती है, लेकिन अब कुछ 10 सालों से जुलाई में बारिश नहीं होती है। पूरा जुलाई जो है वो ड्राई जाता है। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत तो मानसून शावर थोड़े बहुत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फाइनली जो मानसून जो आ जाता है वो फिर आपका आता है अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त में आपका हो गया रेनी सीजन, ये भी आपका रहेगा 2 महीने के लिए। सो क्लाइमेट इज रेफर टू अ लार्ज एरिया, और ये लार्ज एरिया में होता है भाई पूरे नदन पोर्शन। अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे, जो पिछला आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का जो मैप था, तो पूरे नॉर्थ में मई से लेकर आपके जुलाई तक हार्श समर हम लोग फेस करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ही होता है वो फेस। ठीक है, साउथ इंडिया में नहीं होता, इतना गर्मी नहीं होता है, वेस्ट में होता है, वेस्ट में इतना गर्मी होता है, लेकिन ईस्ट में नहीं होता, नॉर्थ में नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वेस्ट में इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट जो है ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के ज़्यादा अटैच है। वहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया आपका राजस्थान वाले पार्ट में आ जाता है। इधर से जब आप नॉर्थ से इधर को जाएंगे, पंजाब हरियाणा राजस्थान की तरफ जाएंगे, तो डेजर्ट वाला एरिया है, ड्राई विंड्स चलती हैं, ड्राई और सेमी एरिड वहाँ की सॉइल है, विंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, कोई वो नहीं है, मॉइस्चर नहीं होता है, तो वहाँ समर्स जो हैं और ज़्यादा जुलाई के बाद तक भी और ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, वेदर डाटा रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस, अ फ्यू आवर्स और अ फ्यू डे। वेदर इज रेफर टू अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर कंडीशन और टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो वेदर इन 3 चीज़ों से जो है इन्फ्लुएंस्ड रहता है। इन 3 एलिमेंट्स को वेदर के टाइम पर देखा जाता है। ह्यूमिडिटी का टाइम हो गया, उस टाइम देखा जाता है, प्रेशर कंडीशन हो गया और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, वेदर इट इज अ कलेक्टिवली इफेक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और वेदर क्लाइमेट सारे कलेक्टिवली सारे एलिमेंट्स इसमें देखे जाते हैं, लेकिन वेदर में एनी वन ऑफ देखा जाता है, या तो ह्यूमिडिटी के बेस पे देखा जाएगा, या प्रेशर कंडीशन, या टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई एक देखा जाता है, या और इसके अलावा भी एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द हाउ डिड यूएसएसआर इंस्पायर द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ अ सोशलिस्ट कंट्री। यूएसएसआर ने किस तरीके से पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्पायर किया सोशलिस्ट कंट्री बनाने में, कि कंट्री को सोशलिस्ट होना चाहिए। तो विद द इंस्पिरेशन ऑफ द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, पीपल इन मेनी कंट्रीज फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाना शुरू कर दिया रशिया के सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को देखते हुए। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ ना, सोशलिज्म था रशिया में। चैप्टर हमने क्या पढ़ा, कौन से चैप्टर में से है ये? सोशलिज्म इन रशिया से है। तो फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी रहा करती थी पहले। ठीक है, कॉलोनियल पीपल्स वर एनकरेज्ड बाय द बोल्शेविक टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। कॉलोनियल जो लोग थे उनको बोल्शेविक्स ने एनकरेज किया। उसके बाद इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडेड केमिंटर्न विच वाज एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी हैड मैनी नॉन रशियन पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड यूएसएसआर। इस पार्टी में नॉन रशियन बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और रशिया के बाहर के थे वो, रशिया के बाहर के लोगों ने भी, और नॉन रशियंस जो रशिया में रहते थे। Most people received education in the USSR Communist University of the Workers of the East। आपने देखा होगा जो वर्कर्स पार्टी बनाई थी, वर्कर्स वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई लोगों को एजुकेशन देने के लिए। क्या क्या चीज़ें उन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाई है, ये बनाए, डिफरेंट वो पार्टी ने बनाया। ठीक है, तो लोगों ने वहाँ से एजुकेशन भी रिसीव करी उस कम्युनिस्ट पार्टी की बनाई हुई यूनिवर्सिटी से। इट वॉज द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन। ये वो टाइम था जब सेकेंड रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ, व्हेन द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रेचर। यानी कि यूएसएसआर ने पूरे वर्ल्ड को जो है सोशलिज्म के बारे में बताया, सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बनाया। सोशलिज्म में जो वर्ड था, सोशलिज्म
में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको एक ग्लोबल फेस बनाया कि भाई सोशलिज्म भी एक चीज़ होती है, कि भाई सोशलिज्म सोशलिस्ट भी कुछ होता है, सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना है, या पहले बात सोसाइटी के लिए, दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिकली सोशलिज्म इन यूरोप क्या था कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स का सबका वहाँ पर बराबर से हक होना चाहिए। तो सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन ई पे। 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के, आई थिंक सो 12 2 1, हाँ 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ये यहाँ 1 मार्क का है, 1 मार्क्स, देन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स। ये आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है। अब इस पैराग्राफ में से ये आपके 1 2 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का 1 मार्क। व्हाट वाज द स्टेट जर्नल एंड व्हाई वाज द थर्ड स्टेट डिससेटिस्फाइड विद इट। स्टेट जर्नल क्या था, स्टेट जर्नल, बेसिकली स्टेट जर्नल क्या था, और वो थर्ड स्टेट जो था वो डिससेटिस्फाइड जो था। आपको ये पैराग्राफ पूरा स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लाइमेट के ऊपर है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी में जो क्लाइमेट जो चैप्टर है उसके ऊपर बेस ये पैराग्राफ है, और ये आपके क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पे। ये 2 मार्क्स है क्योंकि 4 मार्क्स का है ये पूरा, इट इज बेस्ड ऑन द पैराग्राफ्स। ठीक है, पैराग्राफ पे बेस्ड है ये, जैसे इंग्लिश में आपके पैराग्राफ्स आते हैं, आप सीबीएसई ने इस तरीके का पैटर्न जो है इसमें भी कर दिया है। देन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये है, एंड देन 1 मार्क्स का ये है, और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ओके, देन अगेन आपका एक पैराग्राफ और आता है, मतलब कितने पैराग्राफ आएंगे ना, 4 क्वेश्चन है, तो ये चारों के चारों आई थिंक सो 4 पैराग्राफ्स हैं आपके, 3 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं, एंड दिस इज 1 मार्क का, ये है ए क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद अगेन ये 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 census was over 1.21 billion, making it the second most populous country in the world. नाउ इस पैराग्राफ को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और फिर इस के आंसर्स का रिप्लाई करना है। तो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस विद योरसेल्फ, आपको ये खुद आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये खुद प्रैक्टिस करोगे योरसेल्फ। नाउ कम टू द सेक्शन एफ, जो कि आपका मैप वर्क। तो फर्स्ट हमारा मैप वर्क वाला क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है ए। ठीक है, ये मार्किंग करी हुई है, ये ए जो है ये बताना है आपको व्हाट इज दिस। ठीक है, कंट्री अंडर नाजी जर्मनी एक्सपेंशन। नाजी जर्मनी ने जब अपना एक्सपेंशन किया था, एक्सपेंशन के बाद कौन सी पहली कंट्री थी जो उसने अपने अंडर में करी थी? ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन तो आपका यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज ब्रिटेन, दिस इज ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन है। तो यहाँ आपको देखना है कौन सी कंट्री है। तो कम टू द आंसर एंड दैट इज पोलैंड। तो फर्स्ट तो पोलैंड ही थी, क्योंकि जर्मनी ये आपका जर्मन है और जर्मन के पास में ये आपका पोलैंड है, तो फर्स्ट तो पोलैंड को ही उसने कब्जे में किया था। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, द प्लेस वेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 स्टार्टेड। कौन सी प्लेस है फ्रांस की? ये पूरा फ्रांस का मैप है आपका, और पहली बार जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ था 1789 में? फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन सी सिटी में स्टार्ट हुआ था? बी दे रखा है, बॉर्डियोक्स, मार्सिलीज, पेरिस और नैंटीज। नैंटीज दैट इज मार्सिलीज और बॉर्डियोक्स तो पेरिस। तो पहले जो था, पहला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो प्लेस जहाँ से स्टार्ट हुआ था 1789, एंड दैट इज पेरिस। पेरिस से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इंडिया का मैप आ जाता है यहाँ पर। इंडिया के मैप में आपको ये प्लेस बतानी है, क्या है? सांबर लेक, पुलकित लेक, कॉलेर लेक और वूलर लेक। तो आंसर शुड बी द वूलर लेक। आंसर है हमारा वूलर लेक, डी है। ठीक है, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट मैप आ जाता है, स्टेट हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो केरला है ये। ठीक है, केरला ही आपको पता है, यहाँ से ही पता चल रहा है। आंसर इज केरला, इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट मैप हम देख लेते हैं, दैट इज ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में पूछा गया है कौन सी ये पीक है? पीक है, माउंटेन रेंज नहीं पूछा है। K2, मीजो हिल्स, नंदा देवी पीक और अनायामुडी। अनायामुडी नहीं हो सकती है। ठीक है, और मीजो हिल्स नहीं हो सकती है। K2 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि K2 जो है वो आपकी POK यहाँ पर है ना, ये POK वाला पार्ट है। तो K2 जो है वो आपकी यहाँ लाइज करती है, यहाँ K2 है। नंदा देवी पीक, हाँ नंदा देवी पीक, सॉरी, मीजो हिल्स नहीं हो सकती है। मीजो हिल्स क्योंकि आपकी मिजोरम में है यहाँ पर। ठीक है, मीजो हिल्स यहाँ पर है मिजोरम में। अनायामुडी है आपकी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपकी अनायामुडी है। अनायामुडी बेसिकली वेस्टर्न घाट पर है, यहाँ पर है, इस वाले उस पर है। ठीक है, माउंटेन हाईएस्ट पीक यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली तो पीक ये कौन सी है? दिस इज नंदा देवी पीक।
नंदा देवी पीक। तो इस तरीके से आप आंसर्स को वो कर सकते हैं कि मतलब ए आप देख रहे हैं भाई K2 कहाँ पर है। K2 आपको मालूम है, K2 ये हमारा पीओके वाला पार्ट आता है इस तरीके से, ये है पीओके, ये है आपका आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर लगता है भाई, ठीक है। ये पार्ट हमारे अंडर में नहीं है, ये बस ऐसा ही दिखा रखा है कि ये दो पार्टीशन कर दिए हैं, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो है वो लद्दाख है, टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है, बन गया है आपका, ठीक है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। लेकिन लद्दाख का ये वाला पार्ट है, ये पूरा पीओके है, लद्दाख का ये पूरा पार्ट पीओके है। पीओके में यहाँ पर K2 लाइज करता है, ठीक है, K2 यहाँ पर है। वैसे ये पूरा पीओके वगैरह भी आज़ाद कश्मीर का है तो हमारा ही ये पार्ट, ठीक है। तो K2 नहीं हो सकता है। मीज़ो हिल्स ऑब्वियसली मिजोरम में है मीज़ो हिल्स। अनायमुड़ी, क्यों अनायमुड़ी, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे लाइज करता है, यहाँ पर आपका अनायमुड़ी की हाईएस्ट पीक है, तो बच गया नंदा देवी पीक, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ इंडियन स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये आपका आ जाता है, यहाँ आ जाता है म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ठीक है, ये आपका म्यांमार है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से यहाँ तक ये शायद म्यांमार है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ये म्यांमार है, तो ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो ये वाला स्टेट है हमारा, सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम इधर है, ये हो गया आपका सिक्किम, ये सिक्किम है, तो सिक्किम बांग्लादेश उसके साथ नहीं कर रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका मणिपुर, ये है आपका मणिपुर, इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा घिच पिच हो गया है ये मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के ऊपर आपका ये नागालैंड आ जाता है, नागालैंड म्यांमार के साथ कर रहा है लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अंडर वाला जो है, अंदर वाला ये आपका है असम। उसके बाद बिहार, बिहार आपका यहाँ आ जाता है, तो बिहार तो सिर्फ बांग्लादेश के साथ कर रहा है, म्यांमार के साथ नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट इज मिजोरम, यस मैंने बोला था ना कि ये जो पार्ट है ये है आपका मिजोरम। तो मिजोरम जो है ये आपका आ गया म्यांमार, ये है आपका पूरा म्यांमार है, ये वाइट वाला जितना दिख रहा है ये आपका म्यांमार है, ये मिजोरम और ये बांग्लादेश है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो मेन आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन जो आपने मेरे साथ इस क्वेश्चन और आंसर्स की सीरीज़ में जो है आपने पार्टिसिपेट किया, मैंने आपको रिवीजन कराया, आपने उस रिवीजन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से देखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है CBSE के द्वारा रिलीज़ किया गया पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और कुछ सैम्पल पेपर्स 9th के लिए जो है CBSE ने जो है रिलीज़ किए हुए हैं, तो वो जो सैम्पल पेपर्स हैं उन सैम्पल पेपर्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने यहाँ पर आपको अभी रिवीजन में कराए हैं, ये सारे के सारे रिवीजन वाले क्वेश्चंस उन्हीं सैम्पल पेपर्स में से ही दिए गए हैं। तो जितने भी ऑल ओवर द स्कूल में टीचर्स हैं, वो क्वेश्चन पेपर जो 9th का बनता है वो इन्हीं CBSE के रिलीज किए हुए सैम्पल पेपर से ही बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में ऑलरेडी हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आपके स्कूल में जो बनेगा वो इन्हीं सैम्पल पेपर्स में से होगा और इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। तो ये क्वेश्चंस और मैप आप लोग बहुत ही श्योरली, आप बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड यू कैन स्कोर फुल 100 आउट ऑफ 100 इन स्पेशली इन द सोशल स्टडी, नॉट इन द सोशल स्टडी, इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। तो 9th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए CBSE जो है हर साल एक सैम्पल पेपर, कई सैम्पल पेपर्स जो है रिलीज़ करता है। और उसी की पैटर्न पर आपके जो स्कूल के 9th के और 10th के जो टीचर्स हैं, वो प्री बोर्ड और जो आपके होम एग्जाम्स होते हैं, वो उन्हीं सैम्पल पेपर से ही उठा के सारे क्वेश्चन जो हैं उसी से ही सारा क्वेश्चन पेपर बनता है। सो प्लीज़ डू इट वेरी केयरफुली, ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स, all the revisions, and all the best to all the 9th classes and the 10th classes, and do work hard and do smart work also, and take care of yourself and score good marks. Till then, bye bye and take care. Bye bye.